हेलो एवरीवन, आई एम बैक। ये है अनाया सिया स्टोरी का पार्ट नंबर 17। तो अभी तक की स्टोरी में हमने देखा था कि अनाया अपने मामा के घर आ चुकी थी। उसके मामा के घर में उसके मम्मी की तेरहवीं थी। दूसरे साइड सिया थोड़ी सी परेशान हो रही थी अनाया के लिए, बट स्टिल चीज़ें चल रही थी। आज अनाया के मामा उसको कुछ बताने वाले थे, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट। स्टोरी स्टार्ट होती है वहीं से। शाम के करीब 7 बज चुके थे। अनाया अपने बेड पे लेटी हुई थी और बस अपना फ़ोन ऊपर करके फ़ोन चला रही थी। अपने गैलरी की सारी पिक्चर्स देख रही थी। देखते देखते उसकी नज़र एक पिक्चर पर जाके अटक गई। वो पिक्चर थी सिया की। पहले तो उसने सोचा कि वो नहीं खोलेगी वो पिक्चर। वो पिक्चर देखते ही उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें, फ्लैशबैक, सब कुछ आ रहे थे। वो खोलना नहीं चाहती थी, पर ये दिल है ना, ये मानता नहीं है। अनाया ने वो पिक्चर खोल ली। वो पिक्चर खोलते ही उसको वो याद आया कि वो पिक्चर कैसे क्लिक करी गई थी। क्लास में सिया पढ़ा रही थी, अनाया ने बस चुपके से वो पिक्चर क्लिक कर ली थी। वो पिक्चर देखते ही अनाया को धीरे धीरे सब कुछ वापस याद आने लगा। क्लास में वो शैतानियाँ, वो सिया को देखना, सब कुछ। अनाया की आंखों में अलग सी चमक थी ये पिक्चर देख के, पर उस चमक के पीछे कहीं थोड़ा सा दर्द छुपा था। एक खामोशी थी जो सिर्फ एक कोने में थी, क्योंकि उसका अब कुछ करा नहीं जा सकता था। अनाया उस पिक्चर को देख के उसके मन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि वो चीज़, वो इंसान मेरा है नहीं, पर उसको छोड़ना पॉसिबल नहीं है। जैसे कभी हम मेले में जाएं और कोई चीज़ हमें पसंद आती है, पर हमारे पास उतने पैसे नहीं होते कि हम वो चीज़ ले सकें, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो मन में इच्छा रहती है कि हम वो चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ है हमारी, बट हम कुछ कर नहीं सकते। अभी अनाया का कुछ ऐसा ही हाल था। उसको चाहिए थी सिया। वो सिया को बेइंतहा मोहब्बत करती थी, पर उसको पा नहीं सकती थी। अनाया ने अपने आप से कहा, चाहे आप मुझे प्यार करो या ना करो, पर मुझे तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। शायद ये आपको कभी रियलाइज़ हो या ना हो, क्या पता, पर अब तो मैं आपको भूल भी नहीं पा रही। अनाया ने ये बोलते हुए स्क्रीन लॉक कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जैसे ही अनाया ने स्क्रीन लॉक करा, उसकी नज़र फ़ोन की ब्लैक स्क्रीन पे गई। उस पर टाइम दिख रहा था 6:57। अभी 6:57 हो रहे थे। तभी उसे याद आया कि मामा जी को उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अनाया वहाँ से तुरंत उठती है। बेड के कोने में ईशा भी लेटी हुई थी। अनाया ने तुरंत ईशा को उठाया, धक्के मार मार के उठाया। उठ जा, पढ़ाई नहीं करनी है, मैं मामा जी से मिल के आती हूँ। ईशा ने भी बोला, दीदी सोने दो ना। और अनाया बिल्कुल मेरे जैसी दीदी है। एक थप्पड़ मार के उठाया उसने ईशा को। ईशा ने उठते हुए बोला, आई नहीं, पहले गुंडागर्दी स्टार्ट कर दिया आपने। अनाया ने बोला, हाँ ठीक है, चलो उठ के पढ़ो अब तुम। अनाया बस जल्दी जल्दी उसको रूम से निकलना था, क्योंकि उसे अपने मामा जी से मिलने भी जाना था। अनाया जैसे ही रूम से निकलती है, हॉलवे में जाती है, उसकी मामी ने उससे बोला, बेटा चाय पियोगी? अनाया ने काफ़ी पोलाइटली बोला, नहीं मामी जी, अभी मामा ने मुझे बुलाया था, तो मैं उनसे बात करके आती हूँ। मामी जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया और बोला, हाँ वो बेटा तेरे मामा जी वेट कर रहे थे, तू जा मिल क्या। सीन शिफ्ट होता है। रूम में मामा जी बैठे हुए थे। रूम के अंदर सोफे में मामा जी बैठे हुए थे। दूसरे साइड प्रतीक बैठा हुआ था, उनका बेटा। प्रतीक ने काफ़ी गुस्से वाले लहजे से बोला, पापा एक बार आप फिर सोच लो, आप सही नहीं कर रहे हो। मामा जी ने काफ़ी ठंडे लहजे में बोला, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, और अनाया मेरी भतीजी नहीं है, वो मेरी बेटी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। और तुझे क्या लगता है कि मैं ये सब बिना सोचे समझे कह रहा हूँ? प्रतीक काफ़ी गुस्से में था। वो आगे बोलने ही वाला था, अरे वो लेकिन। मामा जी ने आगे बोला, अनाया कभी ऐसा कुछ नहीं करे कि जिससे मुझे बुरा लगे, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है।
आप सुदेश जी को कॉल करके बोल कि सारे पेपर अभी भिजवाएं। प्रतीक ने बस बोल दिया, ठीक है पापा। वो ये बोल के बस रूम से निकल गया। उसका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। बात तो काफ़ी कुछ सीरियस हो रही थी वहाँ पे। तभी बाहर प्रतीक को अनाया मिल जाती है। अनाया काफ़ी पोलाइटली पूछती है, भैया क्या हुआ, आप ठीक हो ना, आपसे मेरी सुबह से बात नहीं हुई है। प्रतीक अपने फेस पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, सब कुछ ठीक है ना, पापा तेरा इंतज़ार कर रहे हैं अंदर, मैं एक ज़रूरी कॉल करके आता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। अनाया अपने मामा जी के रूम में जाती है। मामा जी अंदर मुस्कुराते हुए बोले, आओ बेटा बैठो। अनाया काफ़ी घबराते हुए बोलती है, क्या हुआ मामा जी, आपने मुझे बुलाया है, आप आज इतने सीरियस लग रहे हो। प्रतीक भैया भी सीरियस लग रहे थे काफ़ी। मामा जी ने कहा, हाँ बेटा मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है तुम्हें। आगे स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगी, शादी नहीं हुई अनाया की। अरे अनाया तो बच्ची है अभी। कमेंट सेक्शन में लोग गेस कर रहे हैं शादी हो गई, शादी हो गई, नहीं हुई है शादी। अभी तो ये ग्रेजुएशन कर रही है, कैसे शादी करा दें इसकी। मतलब हाँ बच्ची तो नहीं है बट स्टिल ग्रेजुएशन कर रही है ये। अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं वापस। मामा जी ने कहा, बेटा मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है तुम्हें। तेरी माँ ने कहा था कि जब तू 23 ईयर्स की हो जाएगी उसके बाद ये बताना है तुझे। अनाया काफ़ी चौंक जाती है। अनाया ने बोला, ऐसी क्या बात है मामा जी, सब ठीक है ना। अनाया के मामा ने बोला, हाँ बेटा सब ठीक है, हाँ बेटा सब ठीक है, बस एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है तेरी लाइफ में, तुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। अनाया काफ़ी क्यूरियस होकर बोलती है, कौन सी जिम्मेदारी। मामा जी ने एक गहरी सांस लेते हुए बोला, ये जो कंपनी मैं चला रहा हूँ एक इंडस्ट्रीज़, ये तेरे ही नाम पे है, तेरी माँ के नाम पे थी पहले और तेरी माँ ने तुम्हारे नाम पे डॉक्यूमेंट करवाए थे इसके। अनाया काफ़ी शॉक हो गई थी क्योंकि अभी तक अनाया केवल अपने मामा के पैसों पे पल रही थी, ऐसा लगता था अनाया को। अनाया को अभी तक ये सब लगता था कि अनाया के उसकी सारी देखभाल उसके मामा कर रहे हैं। वो अपने मामा को लेके काफ़ी ग्रेटफुल फील करती थी। और अभी तक अनाया को लगता था कि वो एकदम से अनाथ है, उसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। एक बार इमेजिन करके देखो कि तुम्हारी पेरेंट्स तुमको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो कोई अदर रिलेटिव तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो वो कितना ज़्यादा खुद पे बर्डन फील होता है। अभी तक अनाया को ऐसा ही लग रहा था, पर अभी अचानक से अनाया को पता चलता है कि अनाया के नाम पे इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी बड़ी कंपनी है अनाया के नाम पे। उसके मामा जी ने आगे बोला, तेरी माँ चाहती थी कि तू लाइफ के दुख दर्द संघर्ष समझे, पैसे से कभी खुशी नहीं मिलती, उसकी कीमत समझनी पड़ती है। ये सब सुन के अनाया की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ गए थे। पता नहीं वो आंसू किस चीज़ के थे। इस चीज़ के थे कि वो आज तक अपने आप को जो सबके ऊपर बर्डन समझती आ रही थी वो सच नहीं था। उसके पास खुद के पैसे थे, उसकी माँ ने उसके लिए कुछ छोड़ के गई थी। ये इस चीज़ के आंसू थे या फिर ये जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है इसके आंसू थे। अनाया ने आगे कहा, पर मामा जी ये बिज़नेस मैं कैसे संभालूंगी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद मैं ना संभाल पाऊँ। उसके मामा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं और प्रतीक है ना, प्रतीक तुझे गाइड करेगा, तू बस पढ़ाई के बाद धीरे धीरे दिल्ली वाली ब्रांच पे कभी कभी संभाल लेना, पहले सीखना फिर करना। अभी तक अनाया ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी। अनाया ने आगे बोला, सपना सर हिलाते हुए, ठीक है मामा जी मैं कोशिश करूँगी। उसके मामा जी ने आगे बोला, एक बात और, तेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी दे रहा है, मतलब जो प्रॉपर्टी अभी तुम्हारे पापा के नाम पे है उसका आधा हिस्सा भी तुम्हारे नाम पे ही है। अनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन एक बार में बदल से जाते हैं। अनाया बोलती है, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी है। मामा थोड़े शांत स्वर में कहते हैं, बेटा तेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, जानना तो ज़रूरी था ना, मैंने बता दिया,
और प्रॉपर्टी लेना ना लेना ये तुम्हारी मर्जी है। वो हक था तुम्हारा तो तुम्हें जानना ज़रूरी था। अनाया काफ़ी देर शांत रहती है। मामा जी आगे बोलते हैं, थोड़ी देर में सुदेश जी डॉक्यूमेंट पेपर लेके आएंगे, तू बस उसको देख लेना, समझ लेना और फिर साइन कर देना। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है ड्राइंग रूम में। अनाया मामा जी के रूम से बाहर आती है। वहाँ मामी जी और ईशा बैठ के टीवी देख रहे थे। ईशा ने तुरंत पूछा अनाया से, दीदी क्या हुआ, क्या बात की पामा ने? अनाया ने मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं बच्चे, बस लाइफ का एक नया असाइनमेंट मिल गया है। ईशा थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, असाइनमेंट? अनाया ने बोला, हाँ, बहुत बड़ा वाला असाइनमेंट। अनाया ने आंखें मारते हुए बोला उसे, और मामी मुस्कुरा देती हैं। तभी डोरबेल बजती है। सुदेश जी आते हैं। उनके एक हाथ में ब्रीफ केस था। मामा जी उनको अंदर बुलाते हैं। अभी मामा जी ने जो सारी बातें कही थी अनाया को, ये सब सुनते हैं अनाया की लाइफ एकदम बदल सी गई थी। वो एक बार जो बर्डन थी सबके लिए नहीं, बट हाँ, उसकी आंखों में वो बर्डन थी सबके लिए। अब उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। सुदेश जी जो देखने से काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लॉयर लग रहे थे, उनका चेहरा काफ़ी काम था पर आंखों में काफ़ी सारी सीरियसनेस थी। एक वेल मेंटेन्ड मिडिल एज्ड मैन। उनके हाथों में एक ब्रीफ केस था जिसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स थे। वो अंदर आते ही सबको नमस्ते बोलते हैं और सीधा मामा जी के पास आके बैठ जाते हैं। मामा जी ने बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में बोला, सुदेश जी अब सारे पेपर लाए हैं ना, अनाया को दिखा दीजिए, सारी फॉर्मेलिटी अभी कर लेते हैं। सुदेश जी ने काफ़ी काम अंदाज में ब्रीफ केस खोला, उसके अंदर से सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले और नायक के सामने ला के रख दिए। सुदेश जी ने बोला, ये सारे पेपर तुम्हारे हैं अनाया, तुम्हें ये सारे पेपर का ध्यान रखना पड़ेगा। ये ओनरशिप के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकते हैं इंडस्ट्री को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एक इंडस्ट्रीज़ के सारे राइट्स अब तुम्हारे हैं। पहले ये तुम्हारे माँ के नाम पर थे पर अब तुम्हारे नाम पे हैं। अनाया पेपर देख के उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। अनाया ने पूछ लिया, क्या मैं ये सब संभाल पाऊँगी? अनाया के मामा जी ने कहा, कोई बात नहीं अनाया, तुम थोड़ा टाइम ले लो, अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से रिसर्च करो, उसके बाद सब संभालना। अनाया काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, खुद में कंफ्यूज थी। उसको लग रहा था कि शायद वो नहीं संभाल पाएगी। सुदेश जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम अपने आप पे भरोसा करो, तुम बिल्कुल ये कर सकती हो। अनाया ने डॉक्यूमेंट्स उठाए, उसको एक बार देखा और फिर पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें कहीं कहीं उसकी माँ का नाम था, कहीं कहीं अनाया का नाम था। ये सब अनाया के लिए काफ़ी नया था, एक नई स्टार्टिंग थी अनाया के लिए ये। अनाया ने धीरे धीरे करके डॉक्यूमेंट्स पढ़े। उसने फिर डॉक्यूमेंट्स बंद करा, सुदेश जी को बोला, आपको जहाँ सिग्नेचर लेने हैं आप ले लीजिए। धीरे धीरे सुदेश जी ने उसे गाइड करा, सिग्नेचर कहाँ करने हैं, कितने करने हैं, कहाँ कहाँ करने हैं। फिर कुछ सेकंड बाद सुदेश जी ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए एक नया सफ़र है, ये तुम्हारे लिए हर चीज़ नई है, तुम्हें हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। अनाया के लिए सब कुछ एक ड्रीम था। मतलब तुम सुबह उठो, तुम्हारे नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टी हो, ये सब कुछ एक ड्रीम ही लग रहा था। अनाया काफ़ी बर्डन फील कर रही थी अपने आप को, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं उसके साथ, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियाँ। अनाया थोड़ा कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाते हुए बोली, ठीक है, मैं ये सब संभाल लूँगी, अब मुझे संभालना ही पड़ेगा। मामा जी ने अपना हाथ उसके सर पे रखा और कहा, तुम ये सब बिल्कुल संभाल लोगे, ये सब तुम्हारा ही है और तुम ही कर सकती हो ये सब। सुदेश जी जाने लगते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी थी। अनाया का मन काफ़ी कंफ्यूज सा था, उसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। अनाया के सामने एक पहाड़ जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो खुद एक कॉलेज स्टूडेंट थी, उसके सामने ये सारी चीज़ें जैसे एक पहाड़ लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये पहाड़ को खोदना कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से करे ये सब स्टार्ट, क्योंकि उसे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से स्टार्ट करे, किसकी हेल्प ले।
हेल्प लेने वाला तो चीज़ ठीक था, बट किस चीज़ में हेल्प ले? मामा जी ने अपने प्यार भरे लफ्ज़ों में कहा, सब धीरे धीरे होगा और तुम सब संभाल लोगी। अभी तुम थोड़ा अपने दिमाग को शांत करो। तुम्हारे लिए सब कुछ नया है, सारे एक्सपीरियंस नए हैं। तुम थोड़ा सब्र रख के काम करना। अनाया ने मामा जी की सारी बातों पे स्माइल कर दिया। अनाया ने बोला, आपका साथ है तो सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अभी अनाया को बस एक ही इंसान की ही ज़रूरत थी, उसके मामा की, क्योंकि उसके अलावा कोई उसकी हेल्प कर नहीं सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है सिया की तरफ। सिया अपने घर पहुंच चुकी थी, अपने रूम में बैठी हुई थी फ्रेश होकर। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। थकान दिन भर के काम करने की नहीं, अनाया की फ़िक्र करने की थकान। अनाया की एब्सेंस में सिया ने उसकी इतनी फ़िक्र करी है, इतनी फ़िक्र करी है कि उसका एक नया जॉब बन गया है अनाया की फ़िक्र करना। और उससे थकान तो होगी ही। किसी ने सही कहा था, लोगों की कीमत पता चलती है उनकी एब्सेंस में। सिया को भी अनाया की कीमत पता चल रही थी उसकी एब्सेंस में। सिया अनाया का मैसेज बॉक्स खोल के उसका नाम पढ़ती, कभी उसके चैट देखती, कभी स्माइल करती। वो अभी आवारा मजनू बन चुकी थी, अपने काम का भी उसे कोई ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में वो सारे मोमेंट, सारी बातें घूम रही थी। अनाया का मैसेज बॉक्स सिया के लिए वो नशा बन गया था जिसको वो दिन में कई कई बार लेती थी। कभी सोचती कि कॉल कर लेती हूँ, पूछ ही लेती हूँ आखिर अनाया है कहाँ। पर फिर सोचती कि क्यों अनाया को फिर से तकलीफ़ देना। खुद से सारी बातें अपने सर में इमेजिन करके वापस से वो चीज़ें रिजेक्ट कर देना, ये सिया की एक तरीके से कुछ दिनों से जॉब बन चुकी थी। सिया को लग रहा था कि शायद अनाया धीरे धीरे भूल रही होगी उसको। फिर वो खुद से ही पूछती, क्यों फ़र्क पड़ रहा है मुझे इतना, अनाया के ना आने से, उसके मैसेज ना करने से, या फिर उसके ना दिखने से। फिर सिया ने खुद से पूछा, क्या मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ या फिर मुझे उसकी आदत हो गई है। सिया ने अपना फ़ोन बंद किया, बेड पे रखा, आंखें बंद करी और लेट गई। आज सब कुछ सेम था, बस सिया के अंदर सब कुछ अलग था। सिया आज भी अनाया के बारे में सोच रही थी, उसके मैसेजेस, वो मोमेंट, वो केमिस्ट्री, सब कुछ सोच रही थी वो। पर आज सोचने का तरीका कुछ अलग था। सीन शिफ्ट होता है। ईशा अनाया के पास आती है। दीदी कल आप चली जाओगी ना, मुझे भी लेके चलो ना। अनाया ने रिप्लाई दिया, बच्चे मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ, मैं तुमको कैसे रखूँगी। तभी कुछ देर बाद मामा जी ने कहा, अनाया तुम अब हॉस्टल में नहीं रहोगी। अनाया ने काफ़ी हैरान होकर देखा, हॉस्टल में नहीं रहूँगी मतलब? मामा जी ने कहा, वहाँ पे एक फ़्लैट है, तुम वहाँ रहोगी। छोटा सा फ्लैट है बट तुम वहाँ रह सकती हो, काम भर का है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हो सकती है अच्छे से। तभी ईशा को रियलाइज़ हुआ कि ये तो उसके लिए लॉटरी वाला मौका है, अब अनाया उसको ले जा सकती है अपने साथ। ईशा ने तुरंत बोला, अब तो मैं चलूँगी ना आपके साथ, मेरी तो लॉटरी लग गई। मामा जी ने तुरंत मना कर दिया। मामा जी ने कहा कि ईशा, अनाया तुझे संभालेगी, अपनी पढ़ाई करेगी। पर ईशा भी थोड़ी कम चालाक नहीं थी। उसने कहा, अरे पापा मैं मदद कर दूंगी ना अनाया की दी की शिफ्टिंग में। अनाया ये सुन के काफ़ी शॉक थी, क्योंकि अभी उसकी लाइफ उथल पुथल हो रही थी। एक बार में उसकी लाइफ क्या से क्या हो गई। ईशा के ज़िद करने पे अनाया ने भी बोल दिया, अरे मामा जी वो मेरी हेल्प कर देगी ना शिफ्टिंग में, अकेले मुझसे शिफ्टिंग कैसे होगी। मामा जी ने भी कंसेंट दे दिया कि ईशा अब तुम कुछ दिन उनके यहाँ रह के आओ, मदद करना उनकी, सदा शैतानियाँ मत करना। ईशा तो काफ़ी एक्साइटेड थी। ईशा ने जोश जोश में बोला, दी आप चिंता मत करो, मैं एकदम आपका फ्लैट चमका दूंगी। अनाया ने कहा, बस हाँ एक शर्त पे तुम चलोगी वहाँ पे, तुम वहाँ कोई शैतानी नहीं करोगी। ईशा ने कहा, अरे मैं कहाँ शैतानी करती हूँ। अनाया ने कहा, हाँ हाँ तुम तो हो इतनी शांत इंसान। जैसे ही डिनर होता है मामा जी अपने बेटे प्रतीक को समझाते हैं, प्रतीक तुम्हें अब से अपनी बहन को गाइड करना होगा, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सारी ड्यूटीज़ उसे समझानी होगी। प्रतीक भी उस चीज़ पे अग्री कर देता है। कहीं ना कहीं प्रतीक ये नहीं चाहता था कि अनाया को ये सब मिले, क्योंकि आज तक तो उसके पापा ने ही सब कुछ संभाला था।
तो टेक्निकली वो सब उसका होता, पर अब वो अपने पापा की बात भी नहीं टाल सकता था। जैसा उसके पापा ने बोला वैसा प्रतीक ने अग्री कर दिया। मामा जी ने सबको बोला, जल्दी जल्दी सो जाओ, कल सुबह पूजा भी है। अनाया के दिमाग में अभी सारी बातें चल रही थी। इतनी नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर शिफ्टिंग, सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। ये सारी बातें वो समझने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ नया था, उसकी नई लाइफ, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब तो फ्लैट भी नहीं आने वाला है, पर एक ही चीज़ पुरानी थी, उसका खुद का दिल। अब उसमें जो लोग बस चुके थे उसे निकालना तो मुश्किल था। अनाया ने अपने दिल को संभाला और कहा, अब जो होगा आगे देखा जाएगा। मुझे अपने नए सफ़र को समझना चाहिए। अब जो हो गया वो हो गया। उसके अंदर बहुत सारी नर्वसनेस थी, पर एक छोटी सी होप भी थी कहीं ना कहीं। अनाया ने अपने रूम का डोर बंद किया। वो अपने आप को पूरी तरीके से अपनी न्यू लाइफ में फ़ोकस करना चाहती थी। वो अपने आप को अपनी न्यू जर्नी के लिए रेडी करना चाहती थी। अनाया ने फ़ोन उठाया और प्रिया को कॉल कर दिया। प्रिया ने दूसरी साइड से कहा, तो मैडम कैसे मेरी याद आ गई? अनाया ने कहा, अरे यार थोड़ा बिजी थी ना, तुझे पता है इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ। वैसे क्लास कर रही है ना तू? प्रिया ने कहा, हाँ गई थी, कोई तुझे याद कर रहा था, तेरे बारे में पूछ रहा था। अनाया ने कहा, कौन? प्रिया ने बताया, तेरी सिया मैम, और कौन? तेरी फिक्र तो करती है वो, और उनकी आंखों में तेरे लिए थोड़ा प्यार भी था, बस तुझे ढूंढना पड़ेगा वो। अनाया ने पूछा, कैसी हैं सिया मैम, ठीक है ना वो? प्रिया ने बोला, हाँ मुझे लग ही रहा था, तो इसीलिए कॉल किया मुझे। मेरे बारे में तो तूने पूछा नहीं हाल चाल अभी तक। अनाया ने बोला, अच्छा ठीक है छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? प्रिया ने कहा, बाबा रे बाबा, मुझे सेंटर ऑफ कॉन्वर्सेशन बना दिया। मैं ठीक हूँ, बस तुझे मिस कर रही हूँ। तू जल्दी से आ जाना, लाइफ काफ़ी शांति हो गई है। अनाया ने कहा, अच्छा वो सब ठीक है, पर मुझे एक चीज़ बतानी है तुझे। प्रिया ने कहा, क्यों, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? अनाया ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है, बस मैं तुझे एक एड्रेस भेजूँगी, वहाँ जाना, कुछ बताना है। प्रिया ने कहा, हाँ ठीक है, बट किसका एड्रेस है ये? अनाया ने कहा, ये सब मैं बाद में बताऊँगी, बस कल तुम आ जाना वहाँ पे। तभी प्रिया के फ़ोन पे किसी और का कॉल आ रहा था, किसी अननोन नंबर से कॉल। प्रिया ने कहा, मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, तू सो जा, तुझे वैसे भी कल जल्दी उठना होगा ना? अनाया ने कहा, वो तो ठीक है, बट इतनी रात को कौन सा आशिक का कॉल आ रहा है? बेटा ये चिढ़ाने वाला काम मेरे साथ मत करो। मेरी कोई आशिकी नहीं चल रही, जिसकी चल रही है वो कहीं दूर बैठी हुई है। और अब तुम सो जाओ, तुमको कल सुबह जल्दी उठना है। दोनों ने एक दूसरे को बाय बोला और फ़ोन रख दिया। प्रिया ने कॉल उठाया। प्रिया ने काफ़ी सॉफ्टली बोला, हेलो कौन? सामने से थोड़ा हेजिटेटेड टोन में एक आवाज़ आई, हेलो प्रिया मैम, मैं काव्या। प्रिया एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि काव्या इतनी रात में उसको कॉल करेगी। प्रिया का तो एक बार दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। वो घबराहट के मारे बोल देती है, कौन काव्या? प्रिया काव्या ने दूसरी साइड से कहा, प्रिया मैम मैं काव्या, जूनियर डांस पार्टनर आपकी, भूल गई इतनी जल्दी? प्रिया ने हकलाते हुए बोला, हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, तुमने इतनी रात को क्यों कॉल किया, सब ठीक है ना? काव्या कुछ टाइम के लिए शांत रहती है, फिर सामने से बोलती है, वो बस मैं चेक कर रही थी कि आपका नंबर है या नहीं। ये क्लियरली समझ में आ रहा था कि ये बहुत ही गंदा सा एक्सक्यूज़ था। प्रिया थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, अच्छा इतनी रात को तुम्हें नंबर चेक करना था? काव्या थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, हाँ तो क्या हो गया, आपको कोई दिक्कत है क्या, आप किसी और से बात कर रही थी? प्रिया चुप हो जाती है, थोड़ा कंफ्यूज थी, थोड़ा शांत थी। काव्या थोड़ा और गुस्सा करते हुए बोलती है, चुप क्यों हो गई, बोलिए। प्रिया ने धीरे से पर एक रफ्तार में बोला, अरे नहीं नहीं, तुम कभी भी कॉल करो, तुम जब चाहे तब कॉल करो, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, बस अनाया का कॉल आया था। कुछ सेकंड के पॉज के बाद अनाया प्रिया खुद सोचती है, क्या मैं इससे डर रही हूँ, पर क्यों?
भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। काव्या फिर थोड़ा डांटते हुए पूछती है, अच्छा ठीक है, पर वैसे इतना अटक अटक के क्यों बोल रही हो? जैसे लग रहा है डर के बोल रही हो या कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। प्रिया ने थोड़ा डिफेंसिव टोन में बोला, मैं क्यों डरूं, मैं किसी से नहीं डरती। काव्या ने फिर से थोड़ा डांटते वाले ही टोन में कहा, अच्छा ठीक है, आपने डिनर कर लिया? प्रिया ने भी उल्टा जवाब दिया, हाँ तो मैं डेली नहीं करती क्या, जैसे आज पूछ रही हो। काव्या ने भी टांग खींचते हुए बोला, क्या आप सीधा सीधा आंसर नहीं कर सकती? प्रिया ने बोला, नहीं, मेरे मुंह से जवाब टेढ़ा टेढ़ा ही निकलता है, क्या करूँ मैं। काव्या ने हल्की आवाज़ में कहा, हाँ आपका दिमाग भी टेढ़ा टेढ़ा है ना, तो वैसे ही जवाब निकलेगा। प्रिया ने कहा, क्या बोल रही हो फुस फुस करके। काव्या ने कहा, कुछ नहीं, बस आपके दिमाग की तारीफ कर रही थी मैं। काव्या ने थोड़ा एटीट्यूड में कहा, हाँ हाँ मुझे पता, मैं स्मार्ट हूँ। काव्या ने बोला, कल आप कॉलेज जा रहे हो ना? प्रिया ने कहा, क्या चाहती हूँ ना हूँ। काव्या ने मूड चेंज करते हुए बोला, रहने दो, पता नहीं मैंने क्यों ही पूछा। प्रिया ने कहा, हाँ मत ही पूछो तुम। काव्या ने थोड़ा गुस्से में कहा, आप ना मुझसे कल मिलो, कल ही देखती हूँ मैं आपको। प्रिया ने कहा, क्या क्या करोगी तुम? काव्या ने, डर क्यों रही हो, आप नहीं डरती हो ना, तो कल मिलो मुझसे। फिर काव्या ने कॉल काट दिया। प्रिया ने अपने आप से कहा, धमकी तो ऐसी दे रही जैसे मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे मुझे से डर क्यों लग रहा है? कल कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ? ओ गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है। दूसरे साइड अपनी हींग रांझा वाली जोड़ी, अनाया। अनाया बेड पे लेटी हुई थी, उसके हाथों में उसका फ़ोन था और फ़ोन में ऑब्वियसली सिया की फ़ोटो खुली हुई थी। ये बहुत ही सैड होती स्टोरी, सैड हो रही है धीरे धीरे, इतनी सैडनेस मेरे से झेली नहीं जा रही है, प्लीज़ मिला दो इन दोनों को, राइटर साहिबा प्लीज़। वो उसे देखते देखते अपने सोच में डूबी हुई थी। अनाया ने अपने दिल से पूछा, पता नहीं अनाया मैम मेरे लिए कुछ फील करती है या नहीं, ये फीलिंग टीचर जैसी है या फिर कुछ और, पर मैं तो उनको अपनी पूरी जान से प्यार करती हूँ। वो फ़ोन अपना सीने पर रख लेती है। धीरे धीरे अनाया की आंखें बंद हो जाती हैं, अनाया को ये रियलाइज़ भी नहीं होता। फिर अगले दिन सुबह ही खुलती है। अगले दिन सिया का घर। सिया सुबह सुबह उठती है, फ्रेश होती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, चाय बनाती है और कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। सिया कॉलेज के लिए आज थोड़ा जल्दी निकलती है, मूड भी थोड़ा ऑफ था। सुबह स्टाफ रूम में। सिया स्टाफ रूम में आज बहुत जल्दी आ गई थी, उसका चेहरा काफ़ी उड़ा उड़ा लग रहा था। नियति की एंट्री होती है, गुड मॉर्निंग सिया, आज इतनी जल्दी आ गई। सिया ने मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग नियति, बस आज थोड़ा जल्दी निकल गई थी। राघव सर एंटर करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, आप ठीक है ना, आपका फेस काफ़ी टायर्ड लग रहा है। सिया ने बोला मुस्कुराते हुए, हाँ सर, बस कल रात में थोड़ी नींद कम हुई है। राघव सर ने बोला, कोई बात नहीं, मैं प्यून से कह के कड़क वाली कॉफ़ी भिजवाता हूँ, एकदम ठीक हो जाएगी। सिया ने कहा, थैंक यू सर। नियति ने थोड़ा टीस करते हुए बोला, अरे क्या मैडम, किसी ख्यालों में आज रात भर नींद नहीं आई? सिया अपनी नज़र चुरा लेती है, वो कुछ नहीं बोलती ना कोई स्माइल करती है। नियति ने बोला, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती जाने मन, कल तेरी फेवरेट स्टूडेंट नहीं आई इसीलिए सैड है ना? सिया ने थोड़ा सीरियस होकर बोला, चुप हो जा, कोई सुन लेगा, क्या सोचेंगे लोग। नियति ने बोला, अरे तो मैंने गलत क्या बोला, सच ही तो बोला, तू कल से स्माइल नहीं कर रही है। सिया ने बोला, बस कर यार। तभी राघव सर वापस आते हैं, उनके हाथ में एक कॉफ़ी थी। राघव सर ने कहा, ये लीजिए मैम, एकदम कड़क वाली कॉफ़ी है। नियति ने थोड़ा नखरे दिखाते हुए बोला, सर आप किसी एक का ही ख्याल रखोगे, ये तो नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। राघव सर ने हंसते हुए बोला, अरे मैम आप भी ना, अभी भिजवाता हूँ आपके लिए भी। नियति ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं सर, मैं तो मजाक कर रही थी। सिया हंसते हुए बोलती है, तू नहीं सुधरेगी ना? नियति ने कहा, मैं सुधर गई तो सब कुछ बोरिंग हो जाएगा, और ये बोलते वक्त उसके फेस पे स्माइल थी, स्माइल थोड़ी मिस्टीरियस वाली। दूसरे साइड सुबह के 6 बजे थे, अनाया अपने बेड से उठी थी। एक गहरी सांस लेके बस वो सीधा वॉशरूम में घुस जाती है। वो और सीधा नहा के बाहर निकलती है। एक वाइट कलर की कुर्ती, सब अनाया एक सफ़ेद कुर्ती में बाहर आती है। उसके घर में हाजी पूजा थी, उसके मम्मी की बरखी थी। धीरे धीरे बरखी स्टार्ट होती है और देखते देखते वो ख़त्म भी हो जाती है। पूरे
टाइम, बुरे बरखी के टाइम अनाया काफ़ी इमोशनल थी। दूसरे साइड सिया क्लासरूम में बैठी हुई थी। उसकी नज़रें अनाया की खाली सीट पर थी। क्लास में वो पढ़ा भी रही थी पर उसके ध्यान भी नहीं था। तभी एक बच्चा उससे पूछता है कि मैम इस लाइन का मतलब क्या है। वो उसको समझाती है। थोड़ा थोड़ा वो पढ़ा रही थी, थोड़ा थोड़ा उसकी नज़रें दरवाजे पे थी और कभी कभी वो सोच रही थी कि क्या उसकी तबीयत ख़राब हो गई, क्या अनाया को ज़्यादा बुरा लग गया, आखिर क्यों नहीं आया अनाया। ये सारे चीज़ें सिया के दिमाग में घूम रही थी। ब्यूटी लाइज इन एवरीथिंग अराउंड अस, इवन पेन हैज़ ब्यूटी। इतना बोलकर वो बैठ जाती है अपनी चेयर पे और सारे स्टूडेंट को बोलती है लिखने को। उसके मन पे यही चल रहा था, क्या हो गया उससे, क्या मैंने उसे ज़्यादा बोल दिया था, शायद मैंने उसे ज़्यादा हर्ट कर दिया, क्या उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। यही सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। तभी एक स्टूडेंट उसके पास आके बोलता है, मैम ये समझ नहीं आया मुझे। सिया वो बातें सुन नहीं पाती, वो अपने ही थॉट्स में गुम थी। और स्टूडेंट ने फिर से बोला, मैम मुझे समझ नहीं आया। सिया ने अभी भी रिप्लाई नहीं किया। स्टूडेंट ने कहा, मैम मैम। सिया अचानक से अलर्ट मोड पे आती है। हाँ 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 बोलो, क्या हो गया, क्या समझ नहीं आया। उस स्टूडेंट ने कहा, इस लाइन का मतलब। सिया ने कहा, हाँ तुम उसको कॉपी कर लो, मैं समझाती हूँ। ये सब बैठ के प्रिया एक कॉर्नर से नोटिस कर रही थी। उसका ध्यान सिया के बिहेवियर पे था। प्रिया खुद से बोलती है, ये क्या हो गया मैम को। अनाया तेरी तो निकल पड़ी, मैम को भी कुछ ना कुछ तो होने लगा तेरे लिए। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता है। लंच हो जाता है। प्रिया लंच करने के लिए अकेले बैठी हुई थी। वो अपना लंच बॉक्स खोल रही थी, तभी काव्या की एंट्री होती है एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। वो सीधा आके प्रिया के बगल बैठ जाती है। काव्या ने बोला, अकेले अकेले कर रही हो लंच, मैं भी बैठ जाऊँ आपके साथ कंपनी देने के लिए आपको। काव्या प्रिया थोड़ा चिढ़ कर बोलती है, बैठ तो गई हो, अब क्या मेरी गोदी में बैठोगी। काव्या मुस्कुराते हुए बोलती है, कितनी अकड़ू हो आप। प्रिया ने बोला, कुछ कहा तुमने। काव्या ने कहा, हाँ आप मुझे खुद तो बैठने दोगे तो मैं बैठ भी सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिया ये सुन के खांसने लगती है। खाना उसके गले में अटक गया था। काव्या ने जल्दी से उसे पानी की बोतल उठा के दी। बोला, चल आराम से खाओ, आराम से, ये लो पानी पियो। पानी की बोतल लेते वक्त प्रिया के हाथ काव्या के हाथ से टच हो जाते हैं हल्का सा। उस टच से ही प्रिया की हार्ट बीट जैसे तेज़ हो गई थी। वो जल्दी जल्दी पानी पीने लगती है। काव्या उसे डांट कर बोलती है, धीरे धीरे पियो ना, क्या हो गया आपको, ठीक हो ना आप। प्रिया अपनी आंखें बंद करके अपना सर नीचे करके बस अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। प्रिया अपने मन में ही सोचती है, ये सब क्या हो रहा है मुझे, ये काव्या मुझे करंट के झटके क्यों देती है जब टच होता है तो। प्रिया ने काव्या को कहा, तुम्हारी बॉडी में करंट के झटके लगे हुए हैं क्या। काव्या अपना सर खुजाती हुई बोलती है, क्या हो गया है, दिमाग पे चोट लग गई है आपको। प्रिया काफ़ी झुंझलाते हुए बोलती है, तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो, तुम उठो यहाँ से जाओ। काव्या ने स्माइल करते हुए बोला, मैं उठने के लिए थोड़ी ना आपके पास बैठी हूँ। प्रिया ने कहा, तो क्या करने आई हो यहाँ पे। काव्या ने कहा, तो वही ना जो मैंने कल कहा था आपको, मिलने आई हूँ आपसे। प्रिया ने फिर गुस्से में कहा, मिल लिया ना, अब जाओ। काव्या थोड़ा और पास आ जाती है प्रिया के और बोलती है, पर मुझे तो आपसे बात करनी है ना। प्रिया के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो हल्का से हल्कलाते हुए बोलती है, तुम दूर दूर रहो मुझसे, तुम दूर होकर बात करो ना मुझसे। काव्या थोड़े टीजिंग टोन में बोलती है, क्यों मेरे पास आने से आपको कुछ फील हो रहा है, हाँ। तभी एक लड़की काव्या को बुलाने आती है। काव्या प्रिया के कान के पास आके बोलती है धीरे से, चलो ठीक है, ज़्यादा तंग नहीं करते आपको, बाद में मिलती हूँ मैं आपसे प्रिया जी। काव्या के मुस्कुराते हुए काव्या मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। प्रिया की आंखें बंद हो चुकी थी उस आवाज़ से। एक मोहब्बत सी छा जाती है उस पल में। तभी प्रिया के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, एक बीप होता है। अनाया का मैसेज था वो। अनाया ने कहा था, टाइम पर आ जाना। आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अभी के लिए बाय बाय।